हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एसपीएम फोकस यूपीएससी। आज के 30 जुलाई के एपिसोड में हम 4 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स टॉपिक्स कवर करेंगे जो आपके स्क्रीन पे दिए गए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक से, इंडियन जुडिशरी के केस पेंडेंसी का मुद्दा। सुप्रीम कोर्ट में 80,000 से ज़्यादा केसेस पेंडिंग हैं। हाई कोर्ट्स में 63.1 लाख और डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में लगभग 4.6 करोड़ केसेस अभी तक पेंडिंग हैं। तो सवाल उठता है, इतनी ज़्यादा केस पेंडेंसी क्यों है इंडियन जुडिशरी में? सबसे पहला रीज़न है फ्रीक्वेंट एडजर्नमेंट्स। अदालत में कई बार तारीख पे तारीख मिलती रहती है, जिसकी वजह से केसेस अननेसेसरीली डिले होते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक आधे से ज़्यादा केसेस 3 एडजर्नमेंट्स के लिमिट से भी ज़्यादा बढ़ गए हैं। फॉर्मर चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी ने भी इसी बात को हाईलाइट करते हुए कहा है कि इंडियन जुडिशरी इज़ फेसिंग द तारीख पे तारीख प्रॉब्लम। दूसरा रीज़न है स्टाफ शॉर्टेज। हाई कोर्ट्स में जजेस के लगभग 33% सैंक्शन पोस्ट्स खाली है। तीसरा, एक्सटेंसिव ऑरल आर्ग्यूमेंट्स में एक बड़ी वजह है जिससे केस डिस्पोजल में देर होती है। और चौथा रीज़न है लॉन्ग कोर्ट वेकेशंस। कोर्ट्स एवरेज में सिर्फ 210 डेज ही काम करते हैं इन 1 ईयर। एंड फाइनल रीज़न ये बोला गया है कि टेक्नोलॉजी का पुअर यूटिलाइजेशन। ई-फाइलिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसे डिजिटल टूल्स अवेलेबल तो हैं, लेकिन उनका पूरा इस्तेमाल नहीं हो रहा है। इस बड़े पेंडेंसी के इशू का इम्पैक्ट भी उतना ही गंभीर है। सबसे पहला, प्रोलॉन्ग्ड डिटेंशन। इंडिया में 76% प्रिजनर्स अंडर ट्रायल है, मतलब उनका केस अभी तक डिसाइड नहीं हुआ। दूसरा, स्लो जुडिशियल प्रोसेस से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इफेक्ट होता है, जिसका सीधा असर पड़ता है इकोनॉमिक ग्रोथ और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस पे। तीसरा, डिलेज की वजह से पब्लिक ट्रस्ट इरोड होता है। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, इस कहावत का इन्हीं सर्कमस्टेंसेस को रिफ्लेक्ट करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने भी इस समस्या को हाईलाइट करते हुए ब्लैक कोर्ट सिंड्रोम कहा, कि जिसमें लोग कोर्ट्स में न्याय मिलने की उम्मीद को खो बैठते हैं। और आखिरी इम्पैक्ट है लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज। जब लोग कोर्ट पे विश्वास नहीं करते तो कई बार वो अपने आप से जस्टिस थ्रू रेट्रीब्यूशन लेने लगते हैं, जिससे कि वायलेंट मेथड्स या फिर खप पंचायत जैसे कैंगरू कोर्ट्स का सहारा लिया जाता है। अब कैंगरू कोर्ट्स कुछ ऐसे इनफॉर्मल अदालत होते हैं जो बायस प्रोसीडिंग्स करते हैं, जहां जस्टिस की जगह किसी एक एजेंडा को पूरा करने के लिए डिसीजंस दिए जाते हैं। तो क्या हो सकता है इस जुडिशियल पेंडेंसी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के सोल्यूशंस? आइए देखते हैं। सबसे पहला, 3 एडजर्नमेंट रूल का स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट। 3 एडजर्नमेंट रूल का मुताबिक किसी पार्टी को मैक्सिमम 3 बार ही हियरिंग पोस्टपोन करने की परमिशन मिलती है। इस रूल का पर्पस है अननेसेसरी डिलेज को रोकना और केसेस के टाइमली रेजोल्यूशन करना। दूसरा, कोर्ट्स में टेक्नोलॉजी को इफेक्टिवली इंटीग्रेट करना है, जैसे ई कोर्ट्स के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ट्रायल्स या नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड यूज़ करना, ताकि केस डिस्पोजल रेट्स का मॉनिटर हो सके। तीसरा, ऑरल आर्ग्यूमेंट्स को लिमिट करना। 230th लॉ कमीशन रिपोर्ट के सजेस्ट किया है कि ऑरल आर्ग्यूमेंट्स को 1.5 आवर्स तक लिमिट किया जाए, अनलेस इट इज रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशंस। फोर्थ सोल्यूशन है ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म्स, और इनको प्रमोट करना, जैसे ग्राम न्यायालय, लोक अदालत्स, ट्रिब्यूनल्स एक्सेट्रा। इसके साथ ही जजेस के वर्किंग आवर्स बढ़ाना, एड हॉक जजेस की अपॉइंटमेंट करना, वेकेंट पोस्ट को जल्दी से जल्दी फिल करना और न्याय मित्रा जैसे स्कीम्स का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन भी पॉसिबल सोल्यूशंस में आते हैं। रिगार्डिंग न्याय मित्रा स्कीम, इसके अंदर रिटायर्ड जजेस, रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर्स या ऐसे लोगों को न्याय मित्रा बनाया जाता है जिनके पास लीगल एक्सपीरियंस होता है। इनका काम होता है उन केसेस में लीगल असिस्टेंस देना जो बहुत लंबे समय से पेंडिंग है। ये लिटिगेंट्स और कोर्ट्स के बीच एक इंटरमीडिएरी के रूप में काम करते हैं। इसी टॉपिक के बेसिस पर एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अब चलते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। इंडिया और नेपाल के बीच म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस एग्रीमेंट फाइनलाइज होने का न्यूज़। इससे पहले बात करते हैं इंडिया और नेपाल के हिस्ट्री की। इंडिया और नेपाल के बीच हिस्टोरिकली क्लोज डिप्लोमेटिक टाइज रहे हैं। 1950 का इंडिया नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप दोनों देशों के बीच के स्पेशल रिलेशंस का फाउंडेशन है। दोनों देश डेमोक्रेसी को रेस्पेक्ट करते हैं और ओपन बॉर्डर्स की वजह से पीपल टू पीपल कनेक्ट भी बहुत स्ट्रांग होता है। इसीलिए कई बार ये कहा जाता है कि इंडिया नेपाल के बीच रोटी बेटी का संबंध है। लेकिन 2015 के बाद इन रिलेशंस में कुछ बदलाव आए। इसके पहले नेपाल के एथनिक मेकअप को समझते हैं। नेपाल के पॉलिटिक्स में माधेसीज और पहाड़ीज 2 प्राइम एथनिक ग्रुप्स हैं। पहाड़ीज हिली रीजन में रहते हैं, जबकि माधेसीज प्लेन्स में रहते हैं और इंडिया के बॉर्डर के करीब रहते हैं। माधेसीज का कल्चरल एफिनिटी इंडिया के साथ काफ़ी ज़्यादा है एज ए रिजल्ट।
अब पॉलिटिकली पहाड़ीस कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल को सपोर्ट करते हैं जो चाइना लीनी है, जबकि माधेसीज नेपाली कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं जो इंडिया के करीब माना जाता है। 2015 में जब नेपाल ने अपना नया कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया तब उसमें माधेसी इंटरेस्ट को कम इंपॉर्टेंस दिए जाने की बात कही गई। इंडिया ने नेपाल सरकार से माधेसीज के हित में कुछ सजेशंस दिए, लेकिन नेपाल ने इसे अपने इंटरनल मैटर्स में इंटरफेरेंस के रूप में देखा। इसी दौरान माधेसी प्रोटेस्ट भी हुआ जिसमें प्लेन्स एरिया में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगड़ गया। इसके चलते इंडिया से आने वाले एसेंशियल सप्लाईज पर ब्लॉकेड भी लग गया था। नेपाल ने इस ब्लॉकेड को इंडिया का प्रेशर टैक्टिक के रूप में देखा। इसके साथ ही 2015 नेपाल अर्थक्वेक डिजास्टर के दौरान कुछ इंडियन मीडिया आउटलेट्स की इनसेंसिटिव रिपोर्टिंग ने भी नेपाल में एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को और बढ़ा दिया। ये सब डेवलपमेंट्स जैसे नया संविधान, माधेसी अनरेस्ट, मीडिया रिपोर्टिंग और ब्लॉकेड, ये सब 2015 को एक वाटरशेड मोमेंट बनाता है इन इंडिया नेपाल रिलेशंस। 2020 में कालापानी बॉर्डर ने इस टेंशन को और ज़्यादा भड़का दिया। नाउ कमिंग टू 2024, नेपाल ने चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में ज्वाइन कर लिया है। नेपाल तिब्बत डेवलपमेंट कॉरिडोर का प्लान और त्रिभुवन यूनिवर्सिटी में कॉन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट खोलने की तैयारी, ये सब नेपाल चाइना एक्सिस के इंडिकेटर्स है। इसी बैकग्राउंड में इंडिया और नेपाल ने म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस एग्रीमेंट फाइनलाइज किया है, या फिर MLA। MLA ट्रीटी एक ऐसी एग्रीमेंट होती है जिसमें दो देश एक दूसरे को क्रिमिनल मैटर्स में कोऑपरेशन देते हैं, जैसे एविडेंस शेयर करना, डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करना, विटनेसेस को अरेंज करना एक्सेट्रा। इसका यूज़ टूरिज्म, ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, साइबर क्राइम जैसे केसेस में यूज़ होता है। इंडिया ने पहले से ही USA, UK, फ्रांस, रशिया और बांग्लादेश जैसे देशों के साथ MLA ट्रीटी साइन की हुई है। MLA ट्रीटी टाइमली और एक रेलिवेंट डेवलपमेंट है रिगार्डिंग इंडिया नेपाल रिलेशंस, क्योंकि 1953 की जो एग्जिस्टिंग एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है वो आउटडेटेड हो चुकी थे। इसी टॉपिक के बेसिस पर एक प्रिंस प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अब चलते हैं आज के तीसरे टॉपिक की तरफ, थाईलैंड और कैम्बोडिया के बीच हॉस्टिलिटी। थाईलैंड और कैम्बोडिया दोनों ही साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं। मई 2024 में बॉर्डर पर एक कैम्बोडियन सोल्जर के शूटिंग के बाद दोनों देशों में टेंशंस एस्केलेट हो गए। इसके बाद दोनों देशों ने एक दूसरे के खिलाफ टिट फॉर टैट एक्शंस लिए, जैसे ट्रेड बैन्स और डिप्लोमेटिक रिकॉल्स। हाउएवर, ये इंसिडेंट ही दोनों देशों के राइवलरी का मेजर रीजन नहीं है। यहाँ एक डीपर कल्चरल और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी है। दोनों कंट्रीज थेरवाद बुद्धिज्म को फॉलो करती हैं, लेकिन दोनों ही अपने आप को ऑथेंटिक फॉर्म का कस्टोडियन समझते हैं। इस कॉन्फ्लिक्ट का फ्लैश पॉइंट बनने कुछ स्पेसिफिक टेम्पल्स जैसे फ्रिया विहार टेम्पल और प्रसत्तामुएनथोम टेम्पल। फ्रिया विहार टेम्पल एक हिंदू टेम्पल है जो लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड किया गया था। ये 11वीं सेंचुरी में खमेर एम्पायर ने बनाया था। 1962 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इस टेम्पल को कैम्बोडिया को अवॉर्ड कर दिया, लेकिन थाईलैंड अभी भी इसके सराउंडिंग लैंड पर एक्सेस राइट्स को लेके चैलेंज करता है। 2008 में कैम्बोडिया ने इस टेम्पल को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए नॉमिनेट किया, जिसे एक्सेप्ट भी किया गया था। दूसरा टेम्पल है प्रसत्तामुएनथोम टेम्पल, जो एक शिवा टेम्पल है और एक 3 टेम्पल कॉम्प्लेक्स का पार्ट है। इस टेम्पल का अब तक ICJ में तो एजुडिकेशन नहीं हुआ है, इसीलिए इसका स्टेटस और भी ज़्यादा वॉलेटाइल माना जाता है। लेकिन अब एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हुआ है। कैम्बोडिया और थाईलैंड ने एक इमीडिएट और अनकंडीशनल सीज फायर पे एग्री किया है। ये ट्रूस कैम्बोडिया के प्राइम मिनिस्टर हुन मनेत और थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर श्रेत्ता थविसिन के बीच डिसाइड हुआ है, जिसमें मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम ने मीडिएशन किया था। इसी टॉपिक के बेसिस पर एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और आखिरी खबर आज की, एक प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स। दिव्या देशमुख ने वुमेन्स वर्ल्ड कप इन चेस जीतकर एक इतिहास रचा है। ये चैंपियनशिप बातुमी जॉर्जिया में हुई थी। फाइनल मैच में दिव्या ने फेलो इंडियन ग्रैंड मास्टर कोनेरो हम्पी को टाई ब्रेकर्स में हरा दिया। दिव्या पहली इंडियन वुमेन बनी जिन्होंने वुमेन्स चेस वर्ल्ड कप जीता है। इसी के साथ वो भारत की 88th ग्रैंड मास्टर भी बन गई और सिर्फ 4th इंडियन वुमेन है जिसे ये टाइटल मिला है, कोनेरू हम्पी, डी हरिका और आर वैशाली के बाद। तो डियर एस्पिरेंट्स, दिस इज इट फॉर टुडेज एपिसोड। मिलते हैं कल नए एपिसोड के साथ विद रेलेवेंट करंट अफेयर्स। टिल देन, दिस इज फोकस UPSC साइनिंग ऑफ। जय हिंद।